का हुकूमत कलाप्स हो चुका है। ये जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू किया। वजीर आजम से कोई शिकायत नहीं, कोई एक फैक्शन है जो वजीर आजम को अपने इत्तेहादियों से भी लड़ा रहे हैं, वो खुद भी वजीर आजम से लड़ते हैं। असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा है। और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। ले जी स्टार साहब, इस बंदे का नाम था लिदोन। लिदोन जो था ना, इसने कमाल ये किया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। एक कहानी जो थी वो हमने शुरू की हुई थी, दरमियान में ज़ाहिर आपसे रब्ता हुआ तो हमने कहा आपको भी इस सारे मामले के अंदर शामिल कर लिया जाए। स्टार साहब अगर आप इजाज़त दें तो देखने वाले सुनने वालों को भी इस कहानी के अंदर शामिल करते हैं। असल में ये कहानी जो है ये सन 2000 से स्टार्ट हुई। 2000 में यूएसए ने एक मुल्क के ऊपर जो पाबंदियां थी वो ख़त्म की, कॉन्ट्रैक्ट किया, पहला इकनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट उस मुल्क के साथ किया। और सिर्फ 26 साल या आप समझ लें 25 साल के अंदर इस मुल्क ने कमाल कर लिया। इस वक्त जो दुनिया के अंदर 200 के करीब जो ममालिक हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इकानमी जो रैपिडली जिसकी चेंज हुई है, ये जिसने कमाल किया है, जो इस वक्त बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी, वो एक मुल्क है। और इस मुल्क का कमाल ये है कि 1955 में अमेरिका ने इसके ऊपर हमला किया। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद सबसे बड़ा हमला था अमेरिका की तरफ से, और इस हमले के दरमियान और ये जंग 20 साल जारी रही, 1975 तक। और इन 20 सालों में 2.7 मिलियन यानी 27 लाख अमेरिकन जो थे वो आए और उन्होंने इस मुल्क के ऊपर जंग लड़ी। इसके अंदर एक वक्त ऐसा भी था कि अमेरिका की फ़ौज 5 लाख फ़ौज जो थी इस मुल्क के अंदर थी। यानी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने इतनी लंबी जंग लड़ी हो अमेरिका के ख़िलाफ़, और अमेरिका ने उसके ऊपर इतना बड़ा हमला किया। 1975 में अमेरिका वापस चला गया। जब वापस चला गया तो उसके बाद फिर ये टोटल आप ये समझे क्लैप्स था मुल्क, यानी इसके अंदर कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी, कोई पुल नहीं था। उसके बाद इस मुल्क ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, और एक फ़िक्रा जो लिदोन का था उसने इस पूरे मुल्क का मुकद्दर बदल के रख दिया। अब लिदोन जो था वो बेसिकली इनका प्रेसिडेंट था, और इस प्रेसिडेंट ने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत थी। यानी चाइना और अमेरिका दो मुल्क थे जिससे पूरा मुल्क नफ़रत कर रहा था। उसकी वजह यह थी कि एक साइड पर रशियन और चाइनीज़ थे, दूसरी साइड पे अमेरिकन थे। एक साइड पे चाइनीज़ ने तबाही फेर दी रशियन के साथ मिलकर, दूसरी साइड पे अमेरिकन ने तबाही फेर दी। तो पूरे मुल्क के अंदर जो लोग थे नफ़रत करते थे इन दोनों मुल्कों से। लिदोन जो था ना, उसने कहा देखो ये हमारी जो नफ़रत थी ना जंग की हद तक थी, जब जंग ख़त्म होगी तो अब इस नफ़रत को ख़त्म हो जाना चाहिए। अब हम दोस्त हैं क्योंकि जंग ख़त्म हो गई हुई है, और अगर हम अमेरिका से दूर रहेंगे या चाइना से दूर रहेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे, और सुलगते रहेंगे, नफ़रत चलती रहेगी, हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो अपने जो ज़ख्म हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनको भरो और इसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो। और कौम जो थी उसने एग्री कर लिया, उसने कहा बात तो दुरुस्त कर रहा है, एक बड़ी इकानमी है, उसके साथ जुड़ना चाहिए। फिर इन्होंने ज़ाहिर अमेरिकन से इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। 1994 में जाके इन पाबंदियों ने ख़त्म होना शुरू हुआ। सन 2000 में पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों ममालिक के दरमियान। 2001 में ट्रेड स्टार्ट हुई, और ये जो ट्रेड स्टार्ट हुई उसने कमाल कर दिया। अब 2025 में इस मुल्क ने जो एक्सपोर्ट्स किए हैं वो 475 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। 475 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, और इसके अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है सिर्फ 25 साल पुराने, और 20 साल लंबी जंग है जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी जंग है, और जिसमें मिलियंस के हिसाब से लोग मर गए। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान जिसका 80 साल से रिलेशन है अमेरिका के साथ, जो पिछले साल हमारी ट्रेड थी वो 6 बिलियन डॉलर थे। यानी 6 बिलियन डॉलर एक साइड पे, और दूसरी, और टोटल जो हमारी एक्सपोर्ट्स है 25 करोड़ लोगों की वो 32 बिलियन डॉलर है। और बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंड भी कर लें तो ये 32.12 मिलियन डॉलर तक, बिलियन डॉलर तक जाती है। यानी एक साइड पे 32 बिलियन डॉलर और दूसरी साइड पे 475 बिलियन डॉलर। एक साइड पे पाकिस्तान 80 साल का दोस्त, दूसरी साइड पे सिर्फ 25 साल का दोस्त। पाकिस्तान ने कोई अमेरिका के साथ जंग नहीं लड़ी, इस मुल्क ने 20 साल जंग लड़ी है। और ये जो ट्रेड है वो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अमेरिका के साथ जो इनकी ट्रेड है, अमेरिका के साथ, अमेरिका जो इन्होंने जो अमेरिका को एक्सपोर्ट किया एक साल में 153.2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है।
और हमारी जो अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट है 6 बिलियन डॉलर की है, और चाइना के साथ जो इनकी एक्सपोर्ट है 70 बिलियन डॉलर की है, और इस मुल्क का नाम है वियतनाम, और टोटल आबादी है 10 करोड़, हमारी आबादी है 25 करोड़। तो मसला उल्टी गिनती का ये है, जो अभी बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे और उसका जवाब राना सनाउल्लाह साहब दे रहे थे कि उल्टी गिनती हो रही। उल्टी गिनती इस तरह हो गई जब आपकी इकॉनमी जो है वो 32 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे खड़ी हो गई। अमेरिका आपका दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त होगा, आपके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करेगा, लेकिन हमारे अंदर इतना पोटेंशियल भी नहीं होगा कि हम अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड को 6 बिलियन डॉलर से ऊपर ले जाएं, तो फिर उल्टी गिनती हो गई। ये वाकई पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 25 करोड़ लोग और उनकी एक्सपोर्ट 32 बिलियन डॉलर, वैसे तार साहब काबिल अफसोस बात है। 10 करोड़ की आबादी सिर्फ 25 साल के अंदर उन्होंने 475 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए। इसको कहते हैं मुल्क। वहां उल्टी गिनती नहीं है, यहाँ उल्टी गिनती होकर रहेगी। जावेद साहब एक और चीज़ है, आपने कहा कि जी पाकिस्तान की अमेरिका के साथ 80 साल की और इनकी 25 साल की हो गई। उससे ज़रा इख्तलाफ करते हुए, डरते हुए नहीं इख्तलाफ कर रहा, बगैर डरे इख्तलाफ कर रहा हूँ। अगर डरते हुए इख्तलाफ करें ना तो फिर वो मौलाना जो है ना वो कुछ एतराज़ करेंगे। एक बात तय है कि जो वियतनाम की जंग थी उसने विदन दी अमेरिका एक लहर पैदा कर दी थी कि मोहम्मद अली किले का नाम आपने सुना होगा, वो मुसलमान बॉक्सर वो नहीं गया था, उसे इनकार कर दिया था। वो उससे टाइटल ले लिया गया था, आलमी चैंपियन का टाइटल ले लिया गया जंग था के लिए कि आपको जाना चाहिए। उसने कहा कि जी मुझे क्यों जाना चाहिए, हमने वियतनाम का या वियतनाम ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हमें जाना चाहिए। असल में 27। और उसके बाद ये हुआ कि एक और बंदा आता है अमेरिका की हिस्ट्री का, मार्टिन लूथर किंग। उससे तकरीरें शुरू, मार्टिन लूथर किंग भी वो तकरीरें उसने वो की जिसमें वियतनाम पॉइंट था। और पूरी की पूरी अमेरिका में जो तहरीक चली ना, जिसे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट कह सकते हैं, या जिसमें अमेरिका के लोगों ने अमेरिका की सुपर पावर या उसकी पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया कि जनाब पीछे हट जाओ, तो पैरियां ने और पहियां किस तरह कि जो वियतनाम से अमेरिकी फ़ौज भागी थी तो वो अगर जहाज़ था, वो चॉपर था, हेलीकॉप्टर था, अगर अमेरिकी फौजी उस हेलीकॉप्टर चॉपर तक ना पहुंचते तो पीछे वियतनामी गन्ने पकड़ कर आ रहे थे। असल में ये जो आपकी बात दुरुस्त है, ये जो जंग खत्म हुई ना उसकी रीज़न एक तस्वीर बनी थी। यानी कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया को रीशेप करके रख देती हैं। वो एक तस्वीर थी जब बम ब्लास्ट हुआ, अटैक किया ऊपर से जहाज़ से, जब नीचे बम गिरा तो वहाँ जो बच्चे थे वो दौड़ना शुरू हो गए। उसमें एक नंगी बच्ची थी जिसकी एज 7-8 साल थी, और उसको फोटोग्राफर ने उसके चेहरे पे जो खौफ था जी, और वो अखबार अमेरिकन अखबार के अंदर जब तस्वीर छपी, अमेरिकन बाहर निकल आए। उन्होंने कहा यार इतना जुल्म के एक 7 साल के बच्चे के ऊपर। बहरहाल ये वियतनाम हमारा इशू नहीं, सर वियतनाम हमारा इशू नहीं, वियतनाम इशू नहीं है, हमारा इशू उल्टी गिनती कह रहे हैं ना, सर उल्टी गिनती हमारा उल्टी गिनती। इनकी उल्टी गिनती और तरह की है, वियतनाम की उल्टी गिनती और तरह की है। आप जो उल्टी गिनती कह रहे हैं वो भी डिफरेंट है। इनकी जो उल्टी गिनती है ये ऐसे ही है कि वक्ती तौर पर बुखार नहीं चढ़ता किसी को। अब वक्ती तौर पे बुखार चढ़ा पीपल पार्टी को, वक्ती तौर पे बुखार चढ़ा उसमें सर मसला ये है कि दोनों पाकिस्तान में हमेशा ये एतराज़ किया जाता है, गवर्नमेंट ये एतराज़ करती है कि जी एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती इसलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे। सर ये पहली मर्तबा ऐसा है कि दोनों एक पेज पे हैं और बड़े सॉलिडली एक दूसरे के साथ हैं। और इवन इस तरह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जब खाना काबा में दाखिल होते हैं तो फील्ड मार्शल साहब उनको सपोर्ट भी करते हैं कि कहीं वो जो ज़ाहिर है बुजुर्ग आदमी है वो, तो उनको अंदर लेके जाते। इस हद तक दोनों जो एक दूसरे के साथ हैं। अमेरिका दोनों का नाम लेता है, अमेरिका दोनों का नाम लेता है। इस वक्त भी अगर हम तरक्की नहीं करते और हमारी जो एक्सपोर्ट है 32 बिलियन डॉलर रहती है, मेरा ख्याल है काबिल अफसोस है। फिर हमारी उल्टी गिनती फिर चलनी चाहिए, फिर हो जानी चाहिए। चौधरी साहब हमारा ये मसला बन गया कि हम सर्विस तो देते हैं, फीस वसूल नहीं करते। पूरी दुनिया में जब भी किसी ने अमेरिका को सर्विस दी है सर जंग उन्होंने फीस वसूल की है, हम फीस ही नहीं वसूल कर सर सके। जंगों से कितनी एक फीस वसूल कर लेंगे, आपने एक्सपोर्ट करनी है और जंगों की बात नहीं सर, आपने एक्सपोर्ट करी। अब देखिए ये वियतनाम के है ना वो हैरान कर देंगे। अब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए वो 107 बिलियन डॉलर कमाते हैं सर हर साल। मशीनरी और इक्विपमेंट के साथ जो है ना 60 बिलियन डॉलर वो कमाते हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट से ना और फुटवेयर से वो 8.5 बिलियन डॉलर कमाते हैं। दुनिया में जो स्केचर का सबसे बड़ा कारखाना, दूसरा बड़ा कारखाना वियतनाम के अंदर। सर पैसे ये कमाते हैं, फौज कितनी दे देंगे आप, उससे कितना पैसा कमा देंगे।
एक टर्म इस्तेमाल होती है इकोनॉमी के हवाले से, पहले बांग्लादेश के पास भी थी, फिर बांग्लादेश के हालात इस तरह के हुए, अब वियतनाम में ना सिर्फ पाकिस्तान का, तो वियतनाम के साथ कंपैरिजन ही कोई नहीं। क्यों नहीं? पाकिस्तान वियतनाम का कंपैरिजन तो मोस्ट एडवांस कंट्रीज जो है ना उनके करीब पहुंचा हुआ है। मैं कहता हूँ जी वो 1975 में एक पुल कायम नहीं था उस पूरे मुल्क के अंदर, जंग हो रही थी सर, एक सड़क कायम नहीं थी, जंग कोई बिल्डिंग कायम नहीं थी। उसके बाद 2000 में उनकी इकोनॉमी ने टेक ऑफ करना शुरू किया। सर आज उनकी टूरिज्म देख लें आप। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की भी जंग कोई 20 साल की होती ना अमेरिका के साथ, पाकिस्तान भी आज वियतनाम होता। और मैं कहता हूँ जी छोड़े उसको, दिए नहीं। पाकिस्तान पीसफुल मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है ये, और इस हालत में भी अगर हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर पाते तो फिर मेरा ख्याल है हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। और सर जब तक ये इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, मुल्क ठीक नहीं हो सकता। पैसा होगा कैसे, तो तब जाके हम अपने पांव पे खड़े होंगे। सर बिजनेस फ्रेंडली होना पड़ेगा आपको। सर जब बिजनेसमैन नैब के दफ्तर के सामने बैठा रहेगा, या एक आदमी अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको 4 अपने क्लोन बनाने पड़ेंगे, जो एक FBI को जाकर डील करेगा, आप दूसरे सरकारी महकमों में डील करेगा, एक अपनी फैमिली से लड़ता रहेगा, कोई चचा मामा ताया उसके ऊपर डंडे लेके चढ़ जाएगा, कोई एक डाकुओं के साथ लड़ता रहेगा तो आपको लूट के ले जाएगा, आपको अच्छे वर्कर्स नहीं मिलेंगे, आपको सेल्समैन नहीं मिलेंगे, आपको प्रोडक्शन वर्कर्स नहीं मिलेंगे। इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती, जो हमारा तजर्बा रहा है, जो हम इस वक्त भी देख रहे हैं गुजरे हुए हालात को, और जो गुजरते हुए हालात हैं उसको देख के नहीं होता। अच्छा सर बात यह है कि अगर आप मसला फर्ज करें कि आप फैक्ट्री नहीं चला सकते, ना चलाएं, ठीक, आप कारोबार नहीं चला सकते ना। सर एग्रीकल्चर से आपको पता है दुनिया में कौन सा मुल्क नंबर 1 है और कौन सा मुल्क 2 है जो फूड एक्सपोर्ट कर रहा है? बताएं जरा। मुझे नहीं पता। अमेरिका नंबर 1 है, 170 बिलियन डॉलर कमाता है वो फूड एक्सपोर्ट करके। सर नीदरलैंड हॉलैंड दूसरा मुल्क है, 155 बिलियन डॉलर सिर्फ फूड बेच के। और फूड में क्या? एग्रीकल्चर सर, उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो एक छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान 10 गुना बड़ा मुल्क है उससे, 10 गुना। सर 155 बिलियन डॉलर सिर्फ फूड से यूरोप को सप्लाई करके एक मुल्क पैसे कमा रहा है, और उसके मुकाबले में हमारी 70% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, अपनी जरूरत की गंदम पैदा नहीं कर पाता। मुझे इस बात का बताएं सर एग्रीकल्चर बेस्ड फल हमारे यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन होते हैं ना, दालें, सर 70% दालें इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में। MNA होते हैं, प्रोविंशियल असेंबली में MPA होते हैं। इनकी साल की 3 तरह की इनकम होती है। एक होती नॉर्मल इनकम, एक होती प्रिजम्पटिव इनकम, एक होती एग्री बेस्ड इनकम। एग्री बेस्ड इनकम MNAs MPS की, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 1100 के करीब ये लोग बनते हैं। सबसे कम जो इनकम है ना हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, वो एग्रीकल्चर से है, सबसे कम। इनकी नॉर्मल 70% आबादी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बेस्ड है। जब रूलर्स क्या अपनी दाल पूरी नहीं होती, अपनी गन्ना पूरी नहीं होती, अपना गन्ना पूरा नहीं होता है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान ही नहीं है, कारोबार इनके और हैं, एग्री बेस्ड इनका बिजनेस नहीं है। तो उल्टी गिनती नहीं होगी तो क्या होगी फिर? और ये उल्टी गिनती मैं इसको नहीं, फिर उल्टी गिनती होगी सर। ये बात मोहसिन नकवी साहब की बिल्कुल दुरुस्त है। यानी जो सिस्टम दालें अपनी पूरी नहीं कर पा रहा मुल्क के, 70% दाल सर बाहर से इंपोर्ट होती है। अफसोस 70% हमारी जो आबादी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। कभी चीनी खत्म हो जाती है, कभी यहाँ पे टमाटर खत्म हो जाते हैं, तो टमाटर कभी यहाँ पे टमाटर छोड़े पड़े, आलू खत्म हो जाते हैं, आलू को छोड़े पड़े। ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, ये मुझे लगता है जो चाय मैं मंगवाता हूँ ना स्टूडियो बैठ के, ये चाय भी खत्म हो चुकी है। हमारे हालात उस तरह के 100 अरब रुपए की चाय इंपोर्ट करते हैं, हम चाय भी अपनी नहीं है। जावेद चौधरी साहब हम नहीं ठीक होने के लिए हद है यार। तो ये सही कह रहे हैं, ये मैं समझता हूँ। वैसे उसमें सतार साहब के बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हुई है, जो राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं उल्टी दोनों की मतवजी हुई है। सर ये उल्टी गिनती हो के रहेगी जब आप मुल्क चला नहीं पाएंगे तो दोनों लोग आपका मुहासबा कर लेंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे आपको। चौधरी साहब देखें, बिलावल भुट्टो है, बिलावल भुट्टो टीवी पे आता है, ठीक है, बच्चा है, उसको अलाउंस देते हैं, बच्चे को अलाउंस देते हैं, लेकिन वो एक चेयरमैन है सर पार्टी का, नहीं हद है, उसको बच्चा कह रहे हैं यार, एक चेयरमैन है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी। ये चेयरमैन उस वक्त होता जब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ था ना, उस वक्त ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा था, वरना इसे चेयरमैन उस वक्त होना था, उस वक्त तो बिल्कुल छोटा था।
हमारे पाकिस्तान में ये नहीं देखा जाता कि चेयरमैन है तो छोटी उम्र का नहीं होना चाहिए, बड़ी उम्र का होना चाहिए। ये हम लोग हैं तो एंकर बन गए तो हमारी उम्रें गुजर गई। 135 साल मेरे इस प्रोफेशन में गुजरे, आपके 168 साल गुजरे होंगे। तो हमारे इतने टाइम गुजरने के बाद हम किसी जगह क्वालिफाई करते हैं। ये आपको तो ख्याल है मैं इतना पाटा पुराना चाहिए? नहीं, मैंने एक बात किया, आप उसको संजीदा न लें। संजीदा बिलावल भुट्टो अभी भी मुझे ऐसे लगता है जैसे नेट प्रैक्टिस कर रहा है, सियासत की नेट प्रैक्टिस उससे करवाई जा रही है। सर अजीब बात है, पार्टी का चेयरमैन है और उनसे 3 गुना उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं। वो देखें ना, अब ये कौन सी जमात है, मुझे एक जमात बता दें चलें। और यहाँ मियां नवाज साहब देखें ना, अकेले बैठ के, पिछले दिनों मैंने ना उनकी जो छोटी साहबजादी है ना, उनकी एक ट्वीट देखी। ट्वीट बड़ी दिलचस्प थी। उसके अंदर ना मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए थे सोफे पे, और सोफे की दूसरी साइड पे मरियम नवाज साहबा बैठी थी, इस साइड पे मियां नवाज साहब बैठे हुए थे, और ऊपर अस्मा नवाज साहबा जो है ना, जो उनकी साहबजादी, छोटी साहबजादी हैं, अली डार साहब की जो बेगम है, और बहू हैं वो इसहाक डार साहब की। उन्होंने लिखा हुआ था कि सिस्टम कोई भी हो, मियां नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकता। ये देखो ना, अब तो ये देखा आते हैं ये अगर हमारा कोई कैमरा मैन, हमारी टीम का बंदा एक बात कह दे कि अगर जावेद चौधरी ना हो, अब्दुल सत्तार खान ना हो, तो शो हो ही नहीं सर सकता। मैं यही कहता हूँ कि मेरी बात सुनो, ये पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो साहब के बगैर नहीं चल पा रही, पाकिस्तान में नून लीग नवाज शरीफ साहब के बगैर नहीं चल पा रही, और मुल्क इन दोनों के बगैर, इन दोनों के साथ नहीं चल पा रही। नहीं, एक को भूल रहे हो आप। सर कौन सा? वो सियासत में तो नहीं आए। इमरान खान साहब की बात, मरूसी सियासत की मुखालफत तो करते हैं। इमरान खान साहब की बात हाँ, करें। मुर्शद इमरान क्या करें। वैसे मुर्शद इमरान खान साहब का भी कमाल है। मुर्शद ने जेल में जाने के लिए सियासत का इंतखाब किया। यार सियासत मुल्क चलाने के लिए होती है, जेल में जाने के लिए नहीं है। जेल में जाने के लिए आपको अच्छा से जुर्म करें यार, आप अच्छा से जुर्म करके चले जाएं उधर। ये नहीं, वो सियासत करते हुए देखे जेल तक चला है। कोशिश कर रहे हैं। नहीं वैसे हद है, वैसे सीरियसली नहीं, सर हद है कि एक बंदा जेल में जाने के लिए उसने सियासत का रास्ता इख्तियार किया। अच्छा था यार, कोई और जुर्म करते यार। सियासत इसलिए की जाती है कि आप इख्तिदार में आए, मुल्क चलाएं। अच्छा वैसे एक बात है, और उन्होंने ऐसे को उल्टी गिनती गिनी है। मरियम नवाज भी पॉलिटिक्स में एक्टिव होती है, उसकी उम्र छोटी थी। बिलावल भी एक्टिव होता है, उसकी उम्र छोटी थी। इमरान खान की दोनों बहनें जो हैं, अलीमा खान और नौरीन न्याजी, उनसे उनकी तो उम्र छोटी नहीं है। हाँ अब बात करें। नहीं, वो तो सियासत में नहीं है ना, वो क्या? तो गैर सियासी है। वो तो क्या गैर सियासी है क्या सर, गैर सियासी है। मैं चौथी दफा क्या कहूँ? मैं कह रहा हूँ गैर सियासी। ओए अलीमा खान तो कह रही है, सुहेल अफरीदी बेचारे को उसने नौकरी दी, उसको पूछ रही कि तुमने 27 सितंबर की तारीख क्यों दी। अब देखे ना वो पूछ कैसे रही है। सर ब्लड फैसला करता है सियासत का। बदकिस्मती है वैसे सत्तार साहब, ब्लड फैसला करता है सियासत का, और ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। और मुझे यकीन करें कि वक्फा लेना है मैंने, ब्रेक है, लेकिन आप यकीन करें कि अगर ये हालात रहेंगे, 25 करोड़ लोगों का मुल्क अमेरिका का दोस्त होते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की हर तकरीर में मियां शहबाज शरीफ साहब का जिक्र, आज भी पाकिस्तान की जो सफारती खिदमात है उसका एतराफ़ इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, फिर भी अमरीका को अगर हम $6 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काबिल शर्म बात है। टोटल हमारी एक्सपोर्ट जो $32 बिलियन है। सर ये उल्टी गिनती बिल्कुल आखिर में पहुंची हुई है। पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकेगा, इन सबको मिलकर चलाना पड़ेगा। बहरहाल ब्रेक लेनी है, और उसके बाद जो इस सिस्टम का कमाल है ना, कि अगर ये सिस्टम पंजाब के अंदर सफाई भी नहीं कर सकता ना, तो इस सिस्टम को चले जाना चाहिए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वाजा साहब, जो पंजाब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन 12.5 करोड़ आबादी है इसकी। NFC अवार्ड अगर देखा जाए तो 8,000 अरब रुपया सूबों को तकसीम किया जाता है, जो 58% पड़ता है। टोटल हमारा जो रेवेन्यू है उसमें से वफाक के पास सिर्फ 42% बचता है। पंजाब जो इस साल लेगा 2026-27 के अंदर, वो रकम होगी 4,390 अरब रुपया। 4,390 अरब रुपया वफाक से पंजाब के पास जाएगा, और जो पिछले साल गया था वो 3,760 अरब रुपया था। अब एक साफ़ सुथरा पंजाब के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जिसका मकसद ये है कि पंजाब के अंदर सफाई होनी चाहिए। लेकिन आज गुजरांवाला की जो रिपोर्ट समा ने पेश की है वो हैरान कुन है। सिर्फ जो पंजाब के अंदर रोज़ाना जो कचरा पैदा होता है उसकी मैं रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ। रोज़ाना जो है तकरीबन 5,500
टन जो कचरा है वो पंजाब के अंदर रोज़ाना पैदा होता है। और जो वर्कर्स हैं इसके लिए साफ़ सफाई के लिए 1,80,000 वर्कर्स हैं इसके लिए। और इसके साथ साथ तहसीलें जो हैं 146 तहसीलें हैं, 41 ज़िले हैं जिसके अंदर ये काम कर रहा है। और गाड़ियाँ जो है ना 40,000 गाड़ियाँ इसके लिए हैं जो पूरे पंजाब से वेस्ट जो है उसको कलेक्ट कर रही हैं। जो गुजरांवाला है उसमें रोज़ाना 1200 टन कचरा पैदा होता है, लेकिन बड़ी बुरी हालत है यहाँ पे। जब हमारी कैमरामैन टीम गई तो उसने गुजरांवाला शहर जो लाहौर से 40-45 किलोमीटर के फासले पे है उसकी हालत भी बेइंतहा पतली है। आपके पास अगर 4,390 अरब रुपया है तो अगर आप उसमें से 1-1 अरब रुपया एक ज़िले के अंदर भी लगा दें तो कितने आपको 41 अरब रुपया चाहिए होगा। और उसके बाद भी अगर ये ज़िले साफ़ नहीं होते तो मेरा ख्याल ये है कि इंतज़ामी सिस्टम जो है प्रॉपर क्लैप्स कर गया हुआ है, फिर वाकई उल्टी गिनती नहीं होगी तो क्या होगी। सतार साहब ये पंजाब को हो क्या गया जी? वैसे मरीम नवाज साहबा काम बहुत ज़्यादा कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, पंजाब इसके बावजूद साफ़ सुथरा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, मरीम नवाज के लिए एक सदमे वाली बात है, मैं महसूस करता हूँ और वो शायद ख़ुद भी फील करती। जो मरीम नवाज के पंजाब को जो अपोजिशन मिली है ना, वो चाहे किसी की तरफ से मिली हो, उसमें जो अटैम्प्ट की जाती है ना काम करने की, वो काम मुझे नहीं होता। अब मेरी बात सुने, आपकी मुखालफत बहुत है, आप कोई काम करना चाहेंगे ना उस तरह से आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। मेरी मुखालफत हो ना हाँ। तो मैं काम करना चाहूंगा, साथ साथ ढोल बजना चाहिए कि वाह वाह। नहीं ढोल नहीं, काम करना चाहिए जी। काम करने की बात कर रहा हूँ, आप ढोल बजा रहे हैं यार। नहीं वही वाह वाह करें, वाह तभी मैं वो कहने का मतलब है कि वो एक काम उस एक वक्त में जब आपकी ओपोजिशन उस तरह की ना हो जिस तरह की, हाँ ठीक, वहाँ पर मुर्शिदी ग्रुप जो है ना पंजाब में वो डोमिनेट करता है, वो खंगन नहीं देता मरियम नवाज में। वो सर पैसे हैं आपके पास, सिस्टम आपने बनाया हुआ है, सफाई पैसे से अगर होता, मेरी बात सुने, पैसे पूरी दुनिया में पूछना है जनाब, पूरी दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, पैसा था लेकिन नहीं मसला हल हो सका। मरियम नवाज के लिए ये बजाय इसके के साथ वो एक ख़ास तौर पे काम करती हैं जिसका रौला बड़ा मचता है और मुर्शिदी ग्रुप भी उस पर शोर मचाता है, बाकी ग्रुप भी मचाते हैं। वो क्या होता है कि आपने किसी से, मरियम नवाज साहबा को काम नहीं करने दे रहा कोई, नहीं वो काम, वो देखें किसी से हाथ मिलाया, सलाम किया, किसी को बैठ गई, उठ गई, खड़ी हो गई, चल पड़ी, उसके साथ साथ ना वो एडवर्टीजमेंट का, पब्लिसिटी का उनका चलता है, जिसकी वजह से मैंने कई जगह पे देखा उसके बारे में ये बात होती है कि यार इनू एडी पब्लिसिटी की लोड़ है, लेकिन उसकी ट्रेजिडी आप नहीं समझ रहे। ट्रेजिडी मेरे जैसे कई लोग समझते होंगे। लेकिन देखें मरियम नवाज साहबा का एक खूबी है कि अनथक हैं, वो 18 घंटे काम करती हैं, तैयारी बहुत करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी पुअर है। नीचे जो लोग हैं काम करने वाले लोग, पुअर है तो एडमिनिस्ट्रेशन वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे, किसने की है? रिजल्ट नहीं दे पा रहे। डीसी हैं, एसी हैं, वो तो जाहिर है वफाक ने फैसला किया हुआ है, सीएसएस करके आया हुआ है। नहीं रखवाई ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद उसने सिलेक्ट किया ना मरियम नवाज ने, तो फॉल्ट तो मरियम नवाज का। अच्छा मैं आपको 3 मुल्कों की मिसाल देता हूँ जी। मैं क्यूबा गया जी, आप यकीन करें इंतहाई गरीब मुल्क है, यानी वहाँ पे 1.5 मुर्गी मिलती है एक फैमिली को महीने में एक बार। 1.5 मुर्गी। और मैंने वहाँ पे लाइनें देखी हैं राशन के लिए, दुनिया में किसी जगह पे राशन के लिए लाइनें लगती, और वहाँ पे 3-3 दिन लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। वो आ जाते हैं सुबह के वक्त और अपनी बारी पे रात हो जाती है, वो खिड़की बंद हो जाती है, वो वहीं सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर उसी लाइन के अंदर लग जाते हैं। यानी क्यूबा के अंदर इतनी लंबी लाइन। लेकिन इसके बावजूद आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा सफाई मैंने देखी है पूरे मुल्क के अंदर। मैं तकरीबन 80% मुल्क फेरा है, किसी जगह मुझे एक टिशू पेपर भी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वो लोग जो है ना, वो उनके जो मज़हब है उसके अंदर गंद जो है वो जुर्म है, ये गुनाह है बहुत ज़्यादा। इतना छोटा गरीब मुल्क जो है उसके अंदर सफाई। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है जी। आप सिंगापुर सर छोटा सा मुल्क है, आप जाके देखें उसकी सफाई, आप हैरान रह जाएंगे। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ये डस्टबिन है वो ख़त्म कर रहा है, डस्टबिन ख़त्म कर रहा है। दुनिया के अंदर डस्टबिन लग रही है, पाकिस्तान के अंदर अभी तक डस्टबिन लगी नहीं है, जापान ख़त्म कर रहा है। उसकी वजह यह है कि लोग गंदगी नहीं डालते। ऐसी वेस्टेज है कि हमने यहाँ पर डस्टबिन लगाई हुई हैं और इसका खर्चा जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसको ख़त्म कर दें। यानी आप अगर फ़र्ज़ करें कि आपका कोई टिशू पेपर है या कोई गंद है, तो लोग अपने थैले में लेके ना घर जाके उसके सामने एक डिस्पोज ऑफ करने का पूरा एक सिस्टम होगा, उसके अंदर डालेंगे। तो साहब आपने 3 मुल्कों की मिसाल दी,
आपकी मिसाल देने से ऐसे लगा जैसे इन 3 मुल्कों में लोग जो है ना वो सफाई पसंद है, गवर्नमेंट का इसमें कोई नहीं। सर गवर्नमेंट ने लोगों को तैयार किया, आज गवर्नमेंट आप कर जाए। इस वक्त ये है कि मरियम नवाज गवर्नमेंट लोगों को तैयार कर रही है, लेकिन लोग सफाई मेरे लिए वैसे मरियम नवाज साहबा के लिए एक छोटा सा मशवरा है, या तो क्यूबा का जो सिस्टम है ना उसको वो अडॉप्ट कर लें, एक चीज़। दूसरा ये है कि जितने पैसे आप इस मैकेनिज्म पे लगा रहे हैं ना, थोड़े से पैसे लोगों की ट्रेनिंग पे भी लगा दें, लोगों को ट्रेन करें। ये जो आप टिकटॉक बनाती हैं या वो एडवर्टीजमेंट्स देती हैं ना, उनको चाहिए कि लोगों की किरदार साजी के ऊपर टाइम लगाएं ताकि लोग जो है गन न डालें। नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप उसके लिए सर मरियम आप के पास लाहौर से लेके सिर्फ रावलपिंडी तक आए, जीटी रोड की दोनों साइडों पे देखें कचरा घर नजर आते हैं, आपको यकीन करें। ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कराची का एक इंतहाई अफसोसनाक कत्ल जो है मीर रज़ा का, वो आपके पिछले दिनों से, बड़े दिनों से आप इसकी ख़बरें मुलाहिज़ा कर रहे हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, आज उसकी कब्र कुशाई हुई और उसके बाद उसका मेडिकल हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। उसमें 4 नई चीज़ें हैं जो आपके सामने रखते जाते हैं। एक तो ये साबित हो गया कि ये कत्ल है, खुदकुशी नहीं है, इसको पीछे से गोली मारी गई है, इसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे, इसकी पसलियाँ टूटी हुई थी और इसके पाँव के ऊपर काले धब्बे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस खुदकुशी का रंग दे रही थी तो ये खुदकुशी नहीं थी, ये कत्ल था। हमारी पुलिस का जो कमाल होता है ना वो ये होता है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए जो भी कत्ल इस टाइप के होते हैं उसको खुदकशी के खाते में डाल के अपनी जान बचा लेते ताकि इन्वेस्टिगेट ना करना पड़े। और ये पुलिस की बहुत बड़ी नेगलिजेंस है। मेरा ख्याल है कराची पुलिस की ना इससे बड़ा टेस्ट केस कोई नहीं हो सकता और इससे बड़ी बदनामी कोई नहीं हो सकती कि आपने एक मजलूम आदमी जो नौजवान है जिसको किसी ने कत्ल कर दिया, आपने उसको खुदकुशी डिक्लेयर किया और उसकी लाश को दफन कर दिया। अगर उसका वालिद ना बोलता, मीडिया ना उसके साथ खड़ा होता तो ये कत्ल जो ज़ाया हो जाना था। तो कितने अफसोसनाक बात है। वैसे ऑनेस्टली सितार साहब, वैसे हद है यार। वैसे अभी आपने कुछ बातें की कि पाकिस्तान के हवाले से किया, फिर वियतनाम का बताया आपने कि वो कहाँ पहुँच गया 25 साल में और पाकिस्तान 80 साल से नहीं कर सका। तो इसमें भी आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि पाकिस्तान अब वहाँ पर उस सफ में नहीं खड़ा हो सकता जिस सफ में खड़े होने की ज़रूरत थी। इंसानी जान की अहमियत है इस मुल्क के अंदर। अगर ये जान, सिर्फ एक बात है कि आपको कहते हो ना अहमियत देना जान को, तो यहाँ हमारे होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपकी गाड़ी या किसी और की गाड़ी या मेरी गाड़ी अगर वो किसी गलती से किसी नहर में, नदी नाले में गिर गई है ना, तो बजाय हमें रेस्क्यू करने के ना लोग आ जाएंगे, वो वीडियो बना रहे होंगे, वीडियो बनाएंगे। दूसरा एक और बड़ा ट्रेंड है, कोई बंदा साइकिल से गिर जाए ना आधा शहर हंसना शुरू कर देता है। हंसना तो यार वो चोट लगी है उसको भाई। हाँ, तो फिर आप देखें ना कि हमारे माशरे की बेहसी ये हो गई है, तो फिर इस तरह के वाकया तो लेकिन सर एक नॉर्मल आदमी है, वो उसका बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस तो आपने बनाई इसलिए है कि उसने क्राइम को कंट्रोल करना है भी उसी तरह और मजलूम को सपोर्ट करनी है, आपने जालिम को आपने पकड़ना। पुलिस कहाँ की है? पाकिस्तान की है ना, तो वो पाकिस्तानियों की तरह तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है? रहने दे, लोगों के हाथों में डंडे दे दें, वो खुद ही बंदोबस्त कर लेंगे। नहीं, लोगों के हाथ में डंडे दिए ना, ये मेरे ख्याल चंद दिनों की कहानी रह जाएगी हमारी। तो फिर पुलिस देखें, ये इतना ज्यादा बजट है, पुलिस की यूनिफॉर्म है, थाने हैं, लोग पेट काट के अपना टैक्स काट के उसको देते हैं, और आप एक आदमी, मजलूम आदमी जो कत्ल हुआ है, आपने उसकी लाश उठाई, आपने उसको खुदकुशी डिक्लेयर किया और दफन करवा दिया। ये देखें, आपका सोसाइटी में रहने के लिए आपका रेफरेंस और कांटेक्ट होना चाहिए। अगर इस पाकिस्तान में किसी ने रहना है तो जब तक उसका रेफरेंस या कांटेक्ट नहीं ना होगा, उसको पाकिस्तान इसको भी अगर मीडिया ना उठाता ना तो ये बेचारा इसकी हड्डियां में गल चुकी है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ रहने के लिए, पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए आपको रेफरेंस की जरूरत है, कांटेक्ट की जरूरत है। हमें इवन मुर्दे को भी, मुर्दे को सर ना मुर्दे के साथ खड़े होते ना, ये बेचारा इसकी हड्डियां। मैं बता रहा हूँ ना कि अब जावेद चौधरी साहब, आप भी खुश नसीब हैं, मैं भी खुश नसीब हूँ कि हमारे रेफरेंस है, हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं। आम जो बंदा है, जिंदा नहीं आम जो बंदा है ना, जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ये क्या, इनका भी रेफरेंस होगा, इनका भी कांटेक्ट होगा, तभी ये बात आई है सामने। इसके वालों ने शोर किया है और मीडिया ने अगर कोई और। अच्छा, बहरहाल आज़ाद कश्मीर की तरफ जाना है जी हमने। एक तो पूंछ सेक्टर के अंदर 10 अगस्त को इलेक्शन होने हैं और अब ये इलेक्शन जो है ना, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। अब ये बाग और हवेली में इलेक्शन हो रहे हैं।
बाकी जो इलेक्शन है उनको पोस्टपोन कर दिया गया और उसकी मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे अमन नहीं है और जो एक्शन कमेटी है वो अभी तक धरना दे के बैठी हुई। पुलिस और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वहाँ पे इंगेज है। आज इलेक्शन कमीशन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशनर ने ये कहा है कि अगर आज वहाँ से धरना उठा लिया जाए तो तब भी हम रावला कोर्ट में 20 और 21 अगस्त को इलेक्शन करवाने में कामयाब हो सकते हैं। तो अब 4 सीट्स के ऊपर ये इलेक्शन होना है और इन सीटों को अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हासिल कर जाती है तो ये बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी के करीब पहुंच जाएगी, क्योंकि इसको 6 सीटें और चाहिए 2/3 मेजॉरिटी। मुझे लगता है कि नून लीग यहाँ पे गवर्नमेंट बना लेगी और उसके बाद फिर ये इलेक्शन होगा जो बाकी रह गया। और जो ये इलेक्शन ख़त्म हो जाता है ये आधा, तो उसके बाद ये जो जैक है ये भी अपना धरना ख़त्म कर देगी, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न था वो इलेक्शन को सस्पेंड करवाना था, वो इलेक्शन को सस्पेंड नहीं करवा सके। लेकिन रावला कोर्ट की जो सूरत हाल है ना इंतहाई खौफनाक है। यानी इस कदर बेईमाना तशद्दुद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर, पुलिस जो सर साहब उनकी अपनी पुलिस है, आज़ाद कश्मीर के नौजवान उस पुलिस के अंदर हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बाहर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और एक नया जो है ना TTK बन गया हुआ है वो तहरीक तालिबान कश्मीर, और उसको भी अफ़गानिस्तान के साथ ऑपरेट किया जा रहा है। इसके 2 लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं, फ़ोन पे वो अपने लोगों को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। उन्होंने जो लोगों के घर हैं उनके छतों के ऊपर उन्होंने वहाँ पे मोर्चे बनाए हुए हैं और उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है शहर के लोगों को, और बड़ी बुरी सूरत हाल है वहाँ पे। और ज़ाहिर है यहाँ पे जो हमारी एजेंसीज़ हैं या हमारे इदारे हैं वहाँ पे फायर इसलिए नहीं कर सकते कि आम आदमी है वहाँ पे, उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। अब आखिर में हमारे जो वहाँ पे IG हैं कैप्टन लियाकत यार, कमाल आदमी, इस आदमी ने इस कदर जुर्रत का मुजाहरा किया है और जिस तरह ये सूरत को टैकल कर रहा है कमाल है। वैसे मैं इस बंदे का फ़ैन हो गया जी, आप यकीन करें। इसकी एक वीडियो है जो हम आखिर में चलाएंगे और उसके अंदर वहाँ पे एक बेसिकली इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे एक पुलिस एहलकार है जो कश्मीरी है और उसको इन लोगों ने पकड़ के, ये जो है ना पुरअमन कह रहे हैं जी, इंसानी हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं, उन्होंने शहीद किया उसे। यार इस किस्म के लोग, इस किस्म के लोग, ये जो जैक एक्शन कमेटी के जो लोग हैं इन्होंने किया एक्शन कमेटी के लोगों ने, और फिर ये कहते हैं कि ये बड़े इंसानी हकूक़ के अलम बरदार हैं और ये इंसानी हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। भाई पूरे पाकिस्तान में जो बिजली आप और मैं खर्च करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितनी कीमत उसकी अदा करते हैं। वो 3 रुपये यूनिट बिजली मिलती है आज़ाद कश्मीर के अंदर, 21 रुपये किलो आटा मिलता है जहाँ, जबकि वहाँ से गंदम नहीं उठती सारी। तो इस सूरत हाल के अंदर भी वहाँ पे लोग कहते हैं जी और हकूक़ मिलने चाहिए, कितने हकूक़ मिलने चाहिए, और ये लोग फॉरेन एजेंडे पे हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए इस्तार साहब हमें, ये फॉरेन एजेंट्स हैं, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। जो एक यूनिफॉर्म आदमी जो आपकी हिफाजत के लिए, आपका भाई है, कश्मीरी भाई है वो, उसको आपने पकड़ के, फिर इसी तरह एक और पुलिस एहलकार था वो शहीद हो गया, तो इन्होंने उसकी लाश नहीं लेने दी जी। उसका वालिद और उसका भाई उनके पास गया, इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया दोनों के ऊपर, उसकी लाश नहीं दी वापस हुई, और 8-9 घंटे उन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया। ये लोग हैं। तो मेरा ख्याल है अब तो आंखें खुल जानी चाहिए सारी आज़ाद कश्मीर की भी, और हर आदमी के। यहाँ तक वो रसाई एक्सेस नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कि ये जो कर रहे हैं, और फिर अगर कोई लाश लेने जा रहा है, उनके रिश्तेदार जा रहे हैं तो उनके ऊपर तशद्दुद करें, तो ये इन तक एक्सेस नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। सर देखिए ना, वो क्योंकि जहाँ बैठे हुए हैं ना वो बाहर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बैठी हुई है, या तो फिर वो फायरिंग होगी तो आम लोगों के ऊपर बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाई हुई है। बड़ी वैसे खौफनाक चीज़ है। मेरा ख्याल ये है कि हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। बाहर का एलिमेंट है जो पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना चाहता है, पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है, और इनका कुछ और एजेंडा है, ये पाकिस्तान को डीफेम करना चाहते हैं। बहरहाल वक्त ख़त्म हो गया है शो का, और कैप्टन लियाकत जो IG हैं आज़ाद कश्मीर के, उनकी एक वीडियो आखिर में हम आपको दिखाएंगे, आप इसको सुने और सुनने के बाद सोचें कि हमें क्या इस किस्म का पाकिस्तान चाहिए जिसके अंदर पुलिस मैन जो आपकी हिफाजत के लिए है उसकी ज़िंदा अंतड़ियाँ निकाल के फिर उसको शहीद करके उसके ऊपर डांस किया जाए। अगर हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं तो फिर आपको मुबारक हो, और अगर हमें एक दूसरा पाकिस्तान चाहिए जो कायदे का पाकिस्तान होना चाहिए, तो फिर हमें इस एलिमेंट को पाकिस्तान से निकालना होगा। मुझे उस्ताद साहब को इजाज़त दें और वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़। जो बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे जिनको तकरीरें करते हैं, आए ना मैं उन स्कॉलरों से पूछता हूं क्या आपके बेटे का और उसके बाद आपको कहे कि आए जरा सोशल मीडिया पे बैठ के वीलॉग करें, क्या ये वो जो जिस था वो तो जालिम था, जिसको जिंदा किया गया था वो तो जालिम था, और जो करने वाले थे वो मासूम।